वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चल एक बार साउंड वगैरह चेक कर लो सब कुछ, कि सब कुछ ओके है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक ठीक है स्टार्ट किए थे, ये था आपका इवेपोरेटर। और इवेपोरेटर का बेसिक क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इवेपोरेटर क्या करता है, कहाँ पर ये लगा होता है, क्या इसकी लोकेशन होती है, ये सारी चीजें हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ इवेपोरेटर से जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग इवेपोरेटर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो इवेपोरेटर में मैंने आपको बताया था कि आपका इवेपोरेटर लगा होता है, ठीक है, जहां पर आपको कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, जो आपका रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है। ठीक है, जिस मीडियम में आपको कूलिंग देनी होती है, उससे हीट गेन करने का, उससे हीट एब्जॉर्ब करने का जो काम करता है वो इवेपोरेटर करता है। इवेपोरेटर में एक्सपेंशन वाल्व के बाद रेफ्रिजरेंट जो आता है ये आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, और जब इससे एग्जिट करता है ये आपका वेपर की फॉर्म में एग्जिट करता है, और उसके बाद फिर कंप्रेसर में चला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर इसे क्लासिफाई करने की हम बात करें, तो ये ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर और फ्लडेड इवेपोरेटर, ठीक है, दो टाइप के ये होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। ठीक है, तो बच्चे अगर हम ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर की बात करते हैं तो इसमें एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ड्राई एक्सपेंशन और फ्लडेड इवेपोरेटर की हम बात करेंगे तो ड्राई एक्सपेंशन जो होता है इसमें एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हो क्लियरली कि यहां पर एक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ होगा। ठीक है, चलिए, और अगर हम फ्लडेड टाइप की बात करते हैं तो वहां पर एक्सपेंशन वाल्व नहीं होता है, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम फ्लोट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, इन द ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज जनरली फेड बाय एन एक्सपेंशन वाल्व। शुष्क विस्तार वाष्पीकरणकर्ता में तरल प्रशीतक आमतौर पर एक विस्तार वाल्व द्वारा, ठीक है, फीड किया जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहां से, तो ये आपकी लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन फ्रॉम रिसीवर, फिर आपका एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है, और एक्सपेंशन वॉल के बाद फिर आपका रेफ्रिजरेंट किसमें चला जाता है, इवेपोरेटर में चला जाता है। तो स्टार्टिंग में लिक्विड की फॉर्म में होगा, और फिर इसके बाद इसका फेज चेंज होता रहता है, लगातार फेज इसका कन्वर्ट होता रहेगा, और यहां से ये सक्शन टू कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर के अंदर एंट्री कर जाता है। तो लिक्विड लाइन फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर से आपका रेफ्रिजरेंट आया एक्सपेंशन वॉल्व में, एक्सपेंशन वॉल्व से फिर ये आपका जाता है इवेपोरेटर कोयल में। ये जो कोयल लगी हुई है ये कौन सी कोयल है, यही आपकी इवेपोरेटर कोयल। जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इसका फेस चेंज हो जाता, ठीक है, होता रहेगा। यहाँ पर लिक्विड होगा, आगे बढ़ेगा, थोड़ा वेपर में कन्वर्ट होगा, और आगे की तरफ लगातार इसका फेस चेंज होता रहेगा। ठीक है, और इसमें खास बात ये होती है कि जितनी जरूरत पड़ती है, ठीक है, मतलब जितना इवेपोरेटर पर लोड होगा उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पर रेफ्रिजरेंट को सप्लाई करेगा। तो इन द ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज जनरली फीड बाय एन एक्सपेंशन वाल्व। शुष्क विस्तार वाष्पीकरणकर्ता में तरल प्रशीतक आमतौर पर एक विस्तार वाल्व द्वारा फीड किया जाता है। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक्सपेंशन वाल्व द्वारा रेफ्रिजरेंट को हम फीड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। द वाल्व कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट to the evaporator in such a way that all the liquid is vaporized and the vapor is also superheated to a limited extent by the time it reaches outlet end of the evaporator। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंशन वाल्व उतनी ही मात्रा में रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करता है, ठीक है,
जितना इवेपोरेटर पर लोड होगा। ठीक है, इससे होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट अंदर एंटर करा इवेपोरेटर के, ठीक है, और जब ये एग्जिट करता है ये कंप्लीटली वेपर में बदल जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर रेफ्रिजरेंट को कुछ इस तरह से लेकर हम जाते हैं ताकि सारा का सारा रेफ्रिजरेंट जो एंट्री पॉइंट पर कैसा है, लिक्विड की फॉर्म में है, और जब एग्जिट पॉइंट पर निकलेगा तो ये सारा का सारा वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और एक हद तक इसकी सुपर हीटिंग भी हो जानी चाहिए। सुपर हीटिंग होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको सुपर हीटिंग के बारे में बता देता हूं कि सुपर हीटिंग होती क्या है। ठीक है, एक पानी का एग्जांपल हम लेंगे और उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि सुपर हीटिंग क्या होती है। देखिए बच्चे, सिंपल समझिएगा, आपने एक बर्तन में पानी लिया, आपने एक बर्तन में पानी लिया और इस पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि जो पानी था ये 30 डिग्री सेल्सियस पर था। ठीक है, जैसे जैसे आप गर्म करते रहोगे तो पानी का टेम्परेचर 30 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ये सिंपल क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस हीटिंग को हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। यहां पर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका फेज चेंज होता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है। फेज चेंज होगा, अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या बोल लेते हैं, जिसे कहा जाता है वेपराइजेशन। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका फेज चेंज हुआ, जिसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल गई है, स्टीम मिल गई, या हम बोल सकते हैं वेपर मिल गई। अब इसके बाद जो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, मैंने कहा 101, 102, जितना भी टेम्परेचर इसका राइज करेगा, इसे ही बोला जाता है सुपर हीटिंग। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे ही हम बोलते हैं यहां पर सुपर हीटिंग। तो वेपर तो हमारी बन गई है, ठीक है, हमारी वाष्प तो बन गई है, लेकिन इस वाष्प को अगर हम और ज्यादा गर्म करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं सुपर हीटिंग। तो होता क्या है, अगर हम ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर की बात करते हैं तो इससे एक बिल्कुल मेजर्ड क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट आया, ठीक है, और इतनी मात्रा उसकी होनी चाहिए ताकि वो इवेपोरेटर में जाए, जितनी हीट उसे एब्जॉर्ब करनी है एब्जॉर्ब करे, और इसका फेज लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और एक हद तक इसकी सुपर हीटिंग भी हो जाती है इवेपोरेटर के अंदर ही। तो इस प्रकार के इवेपोरेटर को हम क्या कहते हैं, ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर कहा जाता है। एक बार ध्यान से देखिएगा, इन द ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज जनरली फीड बाय एन एक्सपेंशन वाल्व। शुष्क विस्तार वाष्पीकरणकर्ता में तरल प्रेसी तक आमतौर पर एक विस्तार वाल्व द्वारा फीड किया जाता है। The valve controls the rate of flow of refrigerant to the evaporator in such a way that all the liquid is vaporized and the vapor is also superheated to a limited extent by the time it reaches the outlet end of the evaporator. वाल्व वाष्पीकरणकर्ता को शीतलक के प्रवाह की दर को इस तरह से नियंत्रित करता है कि सभी तरल वाष्पीकृत हो जाते हैं और वाष्प भी वाष्पीकरणकर्ता के आउटलेट अंत तक पहुंचने तक ही एक सीमित सीमा तक सुपरहीट हो जाता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई या इसमें से किसी भी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें, बस आपको एक बार पढ़ना है। बेसिक अगर आपने समझा है, स्टार्टिंग के 30 से 40 घंटे जो हमने इस टॉपिक पर दिए हैं, वो चीज अगर आपने पकड़ लिया तो फिर बाकी प्रोसेस होती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उनमें रहेगा और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या है, बाकी सेम वही प्रोसेस है जो नॉर्मल होती है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। एट द इनलेट ऑफ द इवेपोरेटर द रेफ्रिजरेंट इज प्रीडोमिनेंटली इन द लिक्विड फॉर्म। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वाष्पीकरणकर्ता के इनलेट पर रेफ्रिजरेंट मुख्य रूप से तरल रूप में, तरल से अच्छा वर्ड यहाँ पर क्या है, द्रव है, ठीक है, द्रव रूप में होता है, with small amount of vapor formed as a resulting of flashing at the expansion valve। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चे, देखिए जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से बाहर निकलता है, ठीक है, तो हम लिक्विड लाइन से बोल रहे हैं, मेनली लिक्विड की हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन
जब एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो उसका कुछ परसेंटेज, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, ठीक है, जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, कुछ परसेंटेज एक्सपेंशन वाल्व के अंदर ही ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है, ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी परसेंटेज इसकी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है, बहुत छोटा सा रहता है। बाकी का जो लिक्विड होता है जिसका फेस चेंज होता है वो मेनली इवापोरेटर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा गया है कि एट द इनलेट ऑफ द इवापोरेटर द रेफ्रिजरेंट इज प्रीडोमिनेंटली इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, with small amount of vapor formed as a result of flashing at the expansion valve। वाष्पीकरणकर्ता के इनलेट पर रेफ्रिजरेंट मुख्य रूप से द्रव रूप में होता है, जिसमें विस्तार वाल्व पर चमकने के परिणाम स्वरूप वाष्प की थोड़ी मात्रा बनती है, ठीक है। बहुत स्मॉल अमाउंट किसकी रहती है, वेपर किस में रहती है। ठीक है, क्या है ये पॉइंट, चलिए देखिएगा। यहां पर आपका ये एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ है और यहां पर क्या लगा हुआ है, आपका इवेपोरेटर लगा हुआ है, और यहां पर ये क्या है, आपका एक्सपेंशन वॉल। देखिए अभी तक हम क्या करें, देख मैंने आपको फ्लैश चैम्बर बताया था, फ्लैश चैम्बर किस लिए लगाते हैं, याद है ना, ठीक है। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि इवेपोरेटर के एंट्री पॉइंट पर जो रेफ्रिजरेंट होता है ये ओनली लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, हम बार बार ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है तो इसमें कुछ पार्ट, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, एक बहुत छोटा सा पार्ट वेपर की फॉर्म में भी बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है, ठीक है, तो मेजरली तो ये लिक्विड ही होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज, बहुत स्मॉल अमाउंट, ठीक है, कम मात्रा, बहुत कम मात्रा, ठीक है, कम मात्रा में वाष्प भी मौजूद होती है। तो ये लिखा हुआ है एट द इनलेट ऑफ द इवेपोरेटर द रेफ्रिजरेंट इज प्रीडोमिनेंटली इन द लिक्विड फॉर्म। जो मेजर पार्ट है वो किसका है, लिक्विड का है, यानी कि द्रव का है, लेकिन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लैशिंग एट द एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। जब एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट गुजरता है तो कुछ पार्ट इसका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एज द रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू द इवेपोरेटर मोर एंड मोर लिक्विड इज वेपराइज्ड बाय द लोड, ठीक है। और इसका जो मेजर पार्ट है, या हम बोलेंगे कि सारा का सारा जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होता है, कहां पर होता है, ये आपका इवेपोरेटर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो एज द रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू द इवेपोरेटर मोर एंड मोर लिक्विड इज वेपराइज्ड बाय द लोड द रेफ्रिजरेंट बाय द टाइम इट रीचेज द एंड ऑफ द इवेपोरेटर इज प्योरली इन द वेपर स्टेट एंड दैट टू सुपर हीटेड, ठीक है। और इसकी सुपर हीटिंग भी यहाँ पर हो जाती है और बची कुछ जो हीटिंग हो जाती है इसकी कंप्रेसर में कर देते हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरणकर्ता के इनलेट पर रेफ्रिजरेंट मुख्य रूप से द्रव रूप में होता है, जिसमें विस्तार वाल्व पर चमकने के परिणाम स्वरूप वाष्प की थोड़ी मात्रा बनती है। जैसे ही प्रशीतक वाष्पीकरणकर्ता के माध्यम से गुजरता है, लोड द्वारा अधिक से अधिक तरल वाष्पित हो जाता है। रेफ्रिजरेंट जब तक यह वाष्पीकरणकर्ता के अंत तक पहुंचता है विशुद्ध रूप से वाष्प अवस्था में होता है और वह भी अति तापित होता है, ठीक है, और इसकी सुपर हीटिंग यहाँ पर हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर में याद रखने हैं, ठीक है। एक बार आपको सारा पढ़ लेना है ताकि बेसिक थोड़ा सा समझ में आ जाए। क्वेश्चन बड़े आसान से होंगे, आप देख ही चुके हो, फिगर देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। आपको एक फिगर दे देगा कि यह कौन सा इवेपोरेटर है, ठीक है। तो मैं एक बार फिगर दिखा देता हूं आपको ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर का। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसे हम बोल रहे हैं ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। यही है आपका ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर, लेकिन बेसिक हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए
ताकि थोड़ा सा अगर अच्छा क्वेश्चन आता है उसका भी सॉल्यूशन हम कर पाए। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसे ही हम बोल रहे हैं ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लडेड इवेपोरेटर की। ठीक है, तो एक बार डायग्राम देखिएगा। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसे हम बोल रहे हैं फ्लडेड इवेपोरेटर। ठीक है, तो ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर और फ्लडेड इवेपोरेटर में डिफरेंस है क्या? देखिए वहां पर क्या था कि जो एक्सपेंशन वॉल लगा हुआ था, एक्सपेंशन वॉल ने एक मेजर्ड क्वांटिटी में ही रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर के अंदर भेजा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इवेपोरेटर होता है वो हमेशा ही रेफ्रिजरेंट से भरा हुआ होता है और ये रेफ्रिजरेंट मेजरली लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था कि एक बिल्कुल कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, एक मेजर्ड क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर के अंदर भेजा गया और इवेपोरेटर पूरा का पूरा ही वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो इवेपोरेटर होता है वो हमेशा ही लिक्विड से भरा हुआ होगा। ठीक है, और जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा वो यहां से सीधा ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, ये बैफल लगी हुई है, इनसे टकराकर तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाती हैं। तो साइड वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से होते हुए आपका जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, वेपर में जो बदल गया होगा, वेपर में जो बदल गया होगा, जो बदल गया होगा वो कंप्रेसर में जाता रहेगा। पेपर में जो रेफ्रिजरेंट बदल गया होगा वो सीधा आपका कंप्रेसर के अंदर जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के इवेपोरेटर को हम कौन से इवेपोरेटर बोलते हैं? फ्लडेड इवेपोरेटर। चलिए तो एक एक करके सारे पॉइंट इसके समझ लेते हैं और रिलेट कर लेते हैं। देखिएगा नाम क्या है इसका, फ्लडेड इवेपोरेटर। तो फ्लड का हिंदी में जो मीनिंग होता है उसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या बोलोगे इसे? फ्लडेड इवेपोरेटर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि मुझे जो लगता है कि वो सेम ही ट्रांसलेशन करके इसका हिंदी में नाम रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेगा तो इस तरह से सीधा वर्ड भी मिल सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। फ्लडेड इवेपोरेटर, इन ए फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर ए कांस्टेंट रेफ्रिजरेंट लिक्विड लेवल इज मेंटेन्ड। जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर में जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसका एक निश्चित मात्रा हमेशा ही बनाकर रखी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा ड्राई एक्सपेंशन में हुआ कि कंट्रोल क्वांटिटी में बेचते हैं, यहाँ पर आपका जो इवेपोरेटर है और जो आप एक्यूमुलेटर की बात करोगे, ये एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, ये हमेशा ही लिक्विड से भरा हुआ होगा और ये लिक्विड क्या है? बेसिकली आपका रेफ्रिजरेंट है। तो फ्लडेड इवेपोरेटर में एक निरंतर शीतलक तरल स्तर बनाए रखा जाता है। A float valve is used as the throttling device which maintains a constant liquid level in the evaporator। ठीक है, एक फ्लोट वाल्व का उपयोग थ्रोटलिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है जो वाष्पीकरण करता में एक निरंतर तरल से, अच्छा वर्ड यहाँ पर क्या है? द्रव, एक निरंतर द्रव स्तर बनाए रखता है। Due to the heat supplied by the substance to be cooled, the liquid refrigerant vaporizes and so the liquid level falls। ठीक है, जैसे कि सेम कहानी होती है कि इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है आपका लिक्विड फॉर्म में, उसे हीट मिलेगी, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यहां से निकलकर ये कंप्रेसर की तरफ चला जाता है। ठीक है, क्या हुआ? यहां से आपका द्रव के रूप में रेफ्रिजरेंट आया। ठीक है, अंदर एंटर करेगा, फ्लोट कंट्रोल लगा हुआ है। ठीक है, अगर इस लिक्विड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन वाल्व अगर लगा हुआ है या कुछ पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी, तो ये सीधा ऊपर चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो द्रव है यहाँ से इवेपोरेटर में अंदर एंटर करेगा। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में एंटर करा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता रहेगा लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर बनता रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर, लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, और यहां से जो वेपर होगी ये सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी।
और ये वेपर आपकी सीधी चली जाती हैं कंप्रेसर में। तो इस तरह का जो इवेपोरेटर है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लडेड इवेपोरेटर। यहां पर जो इवेपोरेटर होगा ये हमेशा रेफ्रिजरेंट से भरा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर की बात करते हैं, इसमें एक मेजर्ड क्वांटिटी में, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ही रेफ्रिजरेंट भेजा जाता है। ये आपका ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। और अगर इसकी आप बात करोगे तो ये आपका फ्लडेड इवेपोरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्माण के प्रकार। इवेपोरेटर को कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितनी तरह से बनाया जा सकता है। इवेपोरेटर आर कंस्ट्रक्टेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज टू सूट वेरियस रिक्वायरमेंट्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो, ठीक है। वाष्पीकरणकर्ताओं का निर्माण विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न तरीकों से किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को नीचे समझाया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बेयर ट्यूब इवेपोरेटर की, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या है, बेयर ट्यूब इवेपोरेटर। अब बेयर के लिए यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, चलिए। और ये जो डायग्राम आप देखोगे इसे हम क्या बोल रहे हैं, बेयर ट्यूब इवेपोरेटर, ठीक है। बेयर को हिंदी में आप बेयर ही लिख सकते हो, क्योंकि ये सीधा ही ट्रांसलेट करेगा इस तरह से, देखिएगा। तो दीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ आइदर स्टील पाइप और कॉपर ट्यूबिंग। अगर मटेरियल की हम बात करेंगे तो ये स्टील या कॉपर की ट्यूब्स होती हैं। स्टील पाइप इज यूज्ड फॉर लार्ज इवेपोरेटर। जो बड़े इवेपोरेटर होते हैं उनके लिए स्टील ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर की कॉस्ट वैसे ही ज्यादा होती है। अगर ज्यादा कॉपर की ट्यूब होगी तो आपका इवेपोरेटर और ज्यादा महंगा हो जाएगा, अगर उनकी लंबाई ज्यादा होगी। तो जनरली जो बड़े आपके इवेपोरेटर होते हैं उसके लिए स्टील ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटे होते हैं उनके लिए कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड कॉपर ट्यूब इज यूज्ड फॉर स्मॉलर इवेपोरेटर। पाइप हम बेसिकली लगाते हैं जिग जैग, हम लगा सकते हैं फ्लैट, स्पाइरल, इस तरह से पाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इवेपोरेटर जनरली वहां पर यूज किए जाते हैं जहां हमें 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो ये जो इवेपोरेटर आपको दिख रहा है इसे ही हम बोल रहे हैं बेयर ट्यूब इवेपोरेटर। इस प्रकार का इवेपोरेटर आपका जो होता है इसे ही कहा जाता है बेयर ट्यूब इवेपोरेटर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आपका है शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, ठीक है। तो एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसे ही हम कहते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, ठीक है। अब इसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि एक जो हिस्सा है ये आपका शेल है, ठीक है, ये आपका शेल है, और इसके अंदर क्या लगी हुई है, ये जो आपको दिख रही होंगी ये लगी हुई है ट्यूब्स। एक शेल है और इस शेल के अंदर क्या लगी हुई है, ट्यूब्स लगी हुई हैं। इसी वजह से इसे हम क्या कर रहे हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर। ये सब क्या लगी हुई है, जो मैंने लाल लाल रंग से आपको रंग कर दिखाई हैं, ये आपकी लगी हुई हैं ट्यूब्स। तो बाहर वाली हो गई शेल, और अगर इसकी हम बात करेंगे ये क्या है, ये हो गई ट्यूब्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रही हैं ये होती हैं बैफल्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पर्पल कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या होती हैं, ये होती हैं बैफल्स। बैफल्स किस लिए लगी होती हैं ये डिस्कशन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, ताकि जो फ्लूइड है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके। जैसे कि यहाँ से ये शेल का इनलेट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से शेल के अंदर क्या करेगा, जो भी आपका लिक्विड है, ठीक है, वो एंटर करेगा, इस तरह से यहाँ से एंटर करेगा, और बैफल्स लगी होंगी तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, डेविएट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करेगा। तो ये काम होता है बैफल्स का।
तो इस पॉइंट से जो रेफ्रिजरेंट है आपका शेल के अंदर एंटर करेगा, यहां से शेल के अंदर एंटर करेगा और यहां से शेल से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां से जो लिक्विड होगा वो शेल से बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरा आप एक इनलेट और एग्जिट पॉइंट देख रहे होंगे, यहां से ट्यूब के अंदर इनलेट करेगा। ठीक है, यहां से ट्यूब के अंदर जाएगा और फिर ये पूरा ट्यूब के अंदर इस तरह से जाएगा, आगे की तरफ फ्लो करता रहेगा और यहां से क्या होगा, ट्यूब का आउटलेट पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो इवेपोरेटर होता है इसे हम कहते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर। इसमें जनरली दो लिक्विड्स की हम बात करेंगे, दो द्रव की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दो द्रव की हम बात करेंगे, दो लिक्विड्स की हम बात करेंगे। एक आपका शेल की तरफ रहेगा, एक आपका ट्यूब की तरफ रहेगा। एक का तापमान ज्यादा होगा, एक का तापमान कम होगा, और क्योंकि तापमान में यहाँ पर अंतर है तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर। इसे ही बोला जाता है शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या अच्छे अच्छे पॉइंट है जो आपको पेपर के लिए याद रखने हैं। द शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ इवेपोरेटर आर यूज्ड इन द लार्ज रेफ्रिजरेशन एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनका जो जनरली इस्तेमाल किया जाता है जो आपके बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं या सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बड़े रेफ्रिजरेशन और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में शेल और ट्यूब प्रकार के वाष्पीकरणकर्ताओं का उपयोग किया जाता है। द इवेपोरेटर इन दीज सिस्टम्स आर कॉमनली नोन एज द चिलर्स। ठीक है, ऐसे जो बड़े सिस्टम होते हैं इनमें जो इवेपोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है इन्हें जनरली इस नाम से पुकारा जाता है, क्या होते हैं, चिलर्स। ठीक है, इन्हें चिलर्स के नाम पर पुकारा जाता है। इन प्रणालियों में वाष्पीकरणकर्ताओं को आमतौर पर चिलर के रूप में जाना जाता है। Depending on the direction of the flow of the refrigerant in the shell and the tube type of chillers, they are classified into two types, dry expansion type and flooded type of chillers। ठीक है, देखिए हमारे पास दो द्रव हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होना है, हीट का ट्रांसफर होना है। रेफ्रिजरेंट आपका साइकिल में रहेगा और जिस चीज को ठंडा करना चाहते हैं वो उसके कांटेक्ट में रहेगी। जैसे आप सिंपल एसी की बात करोगे तो आपको हवा को ठंडा करना है। ठीक है, तो हवा को ठंडा करना है तो जो ट्यूब्स होती हैं जनरली, जो अब मैं एक एसी की अगर बात करूंगा, एसी की जो आपको इवेपोरेटर की ट्यूब्स दिखाई देंगी तो उसके अंदर जो फ्लो करता है वो आपका सिंपली रेफ्रिजरेंट होगा और ट्यूब्स के बाहर वाले कॉन्टेक्ट में जो आती है, बाहर वाले सतह के संपर्क में जो आती है वो हवा होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चिलर्स की बात करते हो या लार्ज रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करते हो या सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की बात करते हो, यहां पर भी आपके दो फ्लूइड रहने वाले हैं। ठीक है, अब कौन सा फ्लूइड किस तरफ है, यानी कि शेल की तरफ है या ट्यूब की तरफ है, इसके अकॉर्डिंग आपके जो ये इवेपोरेटर होते हैं, ये जो चिलर्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई एक्सपेंशन टाइप और एक इसमें होता है फ्लडेड टाइप ऑफ चिलर्स। ठीक है, चलिए बाकी सेम वही कहानी लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। दो फ्लूइड यानी कि दो तरल का तो मतलब समझ गए ना, दो तरल से क्या मतलब है। जैसे सिंपल आप एसी की बात करोगे, आपके घर में जो एसी लगा होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इवेपोरेटर की कोयल से इस तरह से कोयल के अंदर जो फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो बह रहा होगा ये आपका रेफ्रिजरेंट होता है। तो एक तरल तो इसमें हो गया रेफ्रिजरेंट, और बाहर की तरफ ट्यूब्स के बाहर की तरफ जो होगी ये यहाँ पर हवा होगी। ठीक है, एयर है, एयर को ही आपको ठंडा करना है, एयर को ही ठंडा करना है। तो ये आपका हो गया दूसरा फ्लूइड। ठीक है, तो जनरली दो फ्लूइड होते हैं। अब शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर में जहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा, ठीक है, शेल की तरफ कौन सा द्रव है, शेल की तरफ कौन सा द्रव है, ठीक है, और ट्यूब की तरफ कौन सा द्रव है, ट्यूब की तरफ
कौन सा द्रव है। इसके आधार पर आपके जो शेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है ड्राई एक्सपेंशन टाइप और एक होता है फ्लडेड टाइप ऑफ चिलर्स, ठीक है। देखिएगा, तो शेल और ट्यूब प्रकार के चिलर में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह की दिशा के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, शुष्क विस्तार प्रकार और, ठीक है, पार्ड प्रकार के चिलर, ठीक है, यानी कि फ्लडेड टाइप ऑफ चिलर्स। ये आपका हो जाता है शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ इवेपोरेटर, ठीक है। ये आप देख सकते हो, बाद में एक बार पढ़ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक इसमें होता है प्लेट सरफेस इवेपोरेटर, ठीक है। तो ये जो इवेपोरेटर आपको दिख रहा है, इस तरह का जो इवेपोरेटर होता है ये आपका जनरली प्लेट टाइप इवेपोरेटर होगा। इसमें क्या लगी होती है, बेसिकली जो आपको बाहर दिख रहा है, ठीक है, ये एक प्लेट लगी हुई होती है और इस पर ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, प्लेट टाइप इवेपोरेटर, ठीक है। सबसे कॉमन जो है ये आपका होता है फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर, फिन ट्यूब इवेपोरेटर, ठीक है। तो आपने नॉर्मली जो देखा होगा इस तरह की जो ये क्या है, बारीक बारीक सी पत्तियां लगी हुई हैं, जैसा कि आप एसी को पीछे की तरफ से देखोगे, या मैं एग्जांपल एक लेता हूं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की आप बात करोगे, ठीक है। इसमें जो लगा होता है बेसिकली इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम बोलते हैं फिन्ड इवेपोरेटर। तो फिन्ड इवेपोरेटर आपका है इस तरह का, ठीक है। जनरली इस्तेमाल कहां पर होता है, डोमेस्टिक पर्पस की जब हम बात करते हैं तो आपका फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिन्स क्या होती हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक आज कुछ एग्जांपल और मैं आपको देता हूं इस चीज को समझाने के लिए, ताकि आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाए। चलिए थोड़ा सा फिन्स के बारे में आपको और समझा देता हूं मैं, ठीक है। फिन्स क्या होती हैं, these are the extended surfaces, these are the extended surfaces which are used to increase the heat transfer rate, ठीक है। ये कुछ उभरी हुई सतह होती हैं जो कि उष्मा स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, these are the extended surfaces which are used to increase the heat transfer rate, ठीक है। ये कुछ उभरी हुई सतह होती हैं जो कि बढ़ाने के लिए these are the extended surfaces which are used to increase the heat transfer rate, ठीक है। ये कुछ उभरी हुई सतह होती हैं जो कि उष्मा स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं, आपने देखा होगा बाइक वगैरह जो होती हैं, ठीक है, और बाइक के इंजन देखिएगा तो जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, उसके ऊपर भी फिन्स लगी हुई होंगी, ठीक है। देखना क्या होता है,
मान लिया ये हमारा कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर से हमें क्या कराना है, इस सिलेंडर की सतह से हमें हीट का ट्रांसफर कराना है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर जो होगा, इसकी जो सतह होगी, इसकी जो बाहरी सतह होगी, ठीक है, सिंपल क्या है, ये लेकर चलो, मान लिया कोई मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर की जो बाहरी सतह है, इसकी जो बाहरी सरफेस है, इससे हमें हीट का ट्रांसफर कराना है। तो अभी सतह कितनी है, जितनी आपको दिख रही है सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, और हीट का ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट का जो ट्रांसफर होता है, क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू होता है एच ए डेल्टा टी। एच यहाँ पर क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिव सी एन वी, कन्वेक्टिव कोफिशिएंट। डेल्टा टी की बात करोगे तो ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। चलिए, तो मान लीजिए ये कोई आपका सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, और इस सिलेंडर से हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसके कांटेक्ट में क्या है, एयर है। ठीक है, इस सिलेंडर में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये एयर में हो रहा है। ठीक है, और एयर के लिए एच की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहने वाली है। ठीक है, मान लिया एयर है, तो एयर के लिए एक एच की वैल्यू होगी और ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है। ठीक है, डेल्टा टी की बात करोगे, मान लिया मैंने कहा कि इसकी सतह का तापमान कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है, और एयर का तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमेशा कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्यों कन्वेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है एच ए डेल्टा टी। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में एच की हम बात करते हैं तो एच होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, एच क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। डेल्टा टी की बात करोगे तो ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये सिलेंडर आपका हवा में रखा हुआ है, तो इसके लिए एच की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, मान लीजिए मैंने कहा कि जो सिलेंडर है, इसकी सतह का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है और हवा का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, ये हुआ 40 डिग्री सेल्सियस। और ये डिफरेंस हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये डेल्टा टी भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। एच कांस्टेंट है, डेल्टा टी भी कांस्टेंट है, तो आप ऐसा क्या करोगे कि इस सिलेंडर से हीट का ट्रांसफर बढ़ जाए। आप यहां पर ऐसा क्या करोगे कि इस सिलेंडर से हीट का ट्रांसफर बढ़ जाए। तो हमने देखा कि ए यहां पर जो है, ठीक है, ए यहां पर जो है, ये क्या है, सरफेस एरिया है। ए यहां पर क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, तो एच में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर हवा है, एच की वैल्यू हमेशा फिक्स रहनी है। डेल्टा टी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। लेकिन अगर हम सरफेस एरिया बदल दें, अगर ए की वैल्यू को हम चेंज करा दें, तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ए की वैल्यू को हम बढ़ा दें तो हीट ट्रांसफर भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए गए जिनसे हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बाइक्स के लिए बताया, तो वहां पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल जो मैंने आपको बाइक्स के लिए बताया है, ठीक है, तो मान लिया ये सिलेंडर हो गया, ये बाइक का सिलेंडर है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से उभरी हुई सतह लगी होती हैं। ठीक है, इस तरह से उभरी हुई सतह होती हैं, और ये सतह क्या करती हैं, बेसिकली जो सिलेंडर है इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जब आप बाइक का सिलेंडर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस पर इस तरह से उभरी हुई सतह होती हैं। ठीक है, और इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, पिंस बोल रहे हैं। ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे, जिससे हीट ट्रांसफर, जिससे हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है, जिससे हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। किस फॉर्मूले से, क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। ठीक है, कन्वेक्शन की अगर आप बात करोगे तो सभी लोग जानते होंगे, कन्वेक्शन को हिंदी में बोला जाता है संवहन। तो नेक्स्ट आपका जो है ये क्या है, फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर
डायग्राम मैंने आपको दिखाया, फिगर मैंने आपको दिखाया, इस तरह से ये पिन्स लगी हुई है, बीच में क्या लगी हुई है, ट्यूब्स लगी हुई है। ये आपको जो दिख रही है ये ट्यूब्स लगी हुई है, फिर इस पर पतली पतली सी पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। आप अपने एसी के पीछे देख सकते हो, जो विंडो एसी लगा होगा, आज ही जाकर उसके पीछे देखिएगा, आपको फिन्स दिखाई देंगी, ठीक है। बेसिकली वो कंडेंसर है, लेकिन आप समझ जाओगे जो कॉन्सेप्ट है फिन्स लगाने का इस तरह से होता है। तो फिंड ट्यूब इवेपोरेटर की हम बात करें, फिंड कोइल्स आर बेयर ट्यूब कोयल, ठीक है। ये वर्ड देखिएगा, ये बेयर है। फिंड कोयल आर फिंड coils are bare tube coil upon which metal plates or fins are installed, ठीक है। फिंड coil ट्यूब coil होते हैं जिन पर मेटल प्लेट्स या फिन्स लगाए जाते हैं, ठीक है। द फिन्स सर्व्स एज द सेकेंडरी हीट एब्जॉर्बिंग सरफेसिस, जो फिन्स होते हैं ये द्वितीयक उष्मा अवशोषक सतह के रूप में कार्य करते हैं। द यूज ऑफ फिन्स इंक्रीजेज ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ द इवापोरेटर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि फिन्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे हीट का ट्रांसफर बढ़ जाता है। अब लास्ट का जो पॉइंट है इसे देखेगा ध्यान से, क्योंकि ये डेटा टाइप क्वेश्चन हो जाएगा यहां से और आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। द फिन्स डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 1 to 14 फिन्स पर इंच, ठीक है। एक इंच में आप 1 से 14 पिन्स लगा सकते हो। एक इंच में आप 1 से 14 पिन्स लगा सकते हो, ठीक है। 1 to 14 पिन्स पर इंच, ठीक है। 1 इंच में आप 1 से 14 पिन्स लगा सकते हो। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई है, इसमें कहीं डाउट है? एक बार जल्दी से मुझे बताओ। एक इंच में आप कितनी फिन्स लगा सकते हो, ठीक है। 1 इंच में आप 1 से 14 फिन्स लगा सकते हो। फिन्स क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिससे हीट का ट्रांसफर भी बढ़ जाता है। बोलो बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है? एक इंच में आप कितनी फिन्स लगा सकते हो? 1 इंच में आप 1 से 14 फिन्स लगा सकते हो। फिन्स क्या करती हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। फिन्स सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिससे हीट का ट्रांसफर भी क्या करता है, बढ़ जाता है। एक एग्जांपल हमने लिया, बाइक का आप जो इंजन देखोगे, सिलेंडर आप उसका देखना, ठीक है, उस पर बहुत पतली पतली सी पत्तियां लगी होती हैं इस तरह की, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें, वेरी गुड, ये हीट का ट्रांसफर बढ़ा देंगी। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि अब पहले कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका बचेगा जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटर और सर्ज ड्रम। लेकिन उससे पहले आसान आसान से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवेपोरेटर का उपयोग है, ठीक है। इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम
evaporator is used for to compress the refrigerant for suction of refrigerant for evaporation of refrigerant for condensation of refrigerant। बोलो भाई क्या आंसर होगा सही? रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवेपोरेटर का उपयोग है। इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इवेपोरेटर इज यूज्ड फॉर टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट फॉर सक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, फॉर इवेपोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड डी इज द फॉर कंडेंसेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अगर कंडेंसेशन की हम बात करते हैं तो ये आपका कंडेंसर का काम है, तो डी नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ कि ABCD, ठीक है, ये तो कंप्रेसर का काम है, ठीक है, सक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंडेंसर का काम है, कंडेंसेशन का, वाष्पीकरण का जो काम होता है ये होता है इवेपोरेटर का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, द अदर नेम ऑफ द इवेपोरेटर इज, द अदर नेम ऑफ द इवेपोरेटर इज, ऑप्शन ए कहता है कूलिंग कॉइल, बी कहता है फ्रीजर कॉइल, सी कहता है फ्रीजिंग यूनिट और डी कहता है ओल। The other name of the evaporator is, बोलो भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, शांति से सोच समझकर तब आंसर करना कि सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए, अगर सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए बड़े कॉमन से नेम है, आपको देखकर ही समझ आना चाहिए था। फ्रीजर कोयल, फ्रीजिंग यूनिट, ठीक है। फ्रीज करना क्या होता है? किसी चीज को जमाना, ठीक है, यानी कि क्या है, ठंडा करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ठीक है, जो फ्रीजर रखा हुआ है, इसका इवेपोरेटर जो लगा होगा वो कहाँ लगा हुआ होता है? फ्रीजर में लगा होता है, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके घर में जो सिंपल ये जो फ्रीज रखा हुआ होगा, इसका इवेपोरेटर होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब आप ये दरवाजा खोलोगे, ठीक है, और ऊपर जो देखोगे जहाँ प्लास्टिक का एक लगा होगा उसे आप निकाल सकते हो, और इसके पीछे लगी होती है इस तरह से इवेपोरेटर की कॉइल्स,
तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, फ्रीजर कंपार्टमेंट। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, फ्रीजर कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें क्या लगी होती हैं, इवेपोरेटिव कोइल्स लगी होती हैं। ठीक है, तो कूलिंग कोइल्स, फ्रीजर कोइल्स, फ्रीजिंग यूनिट, ठीक है, ये सभी क्या है, सेम ही नाम है, किसके हैं, ये आपके इवेपोरेटर के नाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी पार्ट बिल्कुल सही होने वाला है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी अगर छूट जाएं पेपर में या गलत हो जाएं तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। ठीक है, देखिए टफ क्वेश्चन बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन भी जहाँ गलत हो जाएगा जब आपका, तो सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में इवेपोरेटर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपकी इवेपोरेटर की लोकेशन पूछी गई है कि ये लगा कहां पर होता है। अगर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हम बात करें, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर आप बात करोगे, इसमें जो इवेपोरेटर लगा हुआ होता है ये आपका कहां पर लगा हुआ होता है। ठीक है, बिफोर द सक्शन वॉल, बिफोर द एक्सपेंशन वॉल, आफ्टर द एक्सपेंशन वॉल, बिफोर द कंडेंसर, आफ्टर द कंप्रेसर। चलिए इजी क्वेश्चन है। बोलो भाई ये कहां पर लगा होता है। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे, इजी क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सही आपका आना चाहिए। तो एक्सपेंशन वॉल के बाद, ठीक है, आफ्टर द एक्सपेंशन वॉल, यानी कि बी पार्ट यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, एक्सपेंशन वॉल के बाद यानी कि बी पार्ट यहां पर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लडेड इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लडेड इवेपोरेटर में, फ्लडेड इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन ए फ्लडेड इवेपोरेटर, in a flooded evaporator to control the level of refrigerant, to control the level of refrigerant, ठीक है, what is used। ऑप्शन ए कहता है फ्लोट वाल्व का, बी कहता है एक्सपेंशन वाल्व का, सी कहता है सक्शन वाल्व, और डी कहता है फ्लोट चैम्बर का। बोलो भाई क्या आंसर होगा। ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, और आप बिल्कुल सही बता सकते हो। चलिए अगर इस क्वेश्चन की सही बात करेंगे तो फ्लोट वाल्व मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ए पार्ट यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है। फ्लोट वाल्व का इस्तेमाल हम करते हैं फ्लडेड इवेपोरेटर में टू कंट्रोल द लेवल ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इवेपोरेटर में से किस अवस्था में रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। ठीक है, अगर एक इवेपोरेटर की हम बात करेंगे तो इसमें से जो रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है उसकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है। ठीक है, इवेपोरेटर से जब एक रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है
तो रेफ्रिजरेंट की जो स्टेट होती है यानी कि जो अवस्था होती है वो क्या होती है? उच्च दाब और सामान्य तापमान द्रव, उच्च दाब और उच्च तापमान वाष्प, निम्न दाब और निम्न तापमान वाष्प, और निम्न दाब और निम्न तापमान द्रव। ठीक है, चलिए, तो हिंदी में ऑप्शन आपके सामने है, इंग्लिश में मैं कर सकता हूं। प्रेशर हाई, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को मैं आगे से टी लिखूंगा, और ये आपका होता है लिक्विड। पी कहता है प्रेशर ज्यादा है, तापमान भी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा, और ये होती है आपकी वेपर यानी कि वाष्प। सी कहता है प्रेशर कम होता है, ठीक है, तापमान भी कम होता है, और ये आपकी वेपर होती है। डी आपका कहता है कि टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर भी कम होता है, और ये आपका लिक्विड होता है। बोलो भाई। वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर है, और ये अच्छी बात है कि आप लोग सही आंसर करते हो, आप लोग चीजों को सीखने लगे हो। सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। ये काफी खुशी की बात है कि आप लोग चीजों को सीखने लगे। ठीक है, देखिए द्रव तो नहीं होता है इवेपोरेटर के बाद में, तो ए और डी तो सीधा ही हटा दो। ठीक है, उच्च दाब भी नहीं होता है। ठीक है, उच्च दाब कहां पर होता है? अगर मैं उच्च दाब और उच्च ताप की बात करता हूं तो ये तो आपका कंडेंसर में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अपना सी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो पार्ट आपका कूलिंग करता है ये कौन सा होता है? ठीक है, कंप्रेसर कूलिंग करता है, बी कहता है कि कंडेंसर कूलिंग करता है, सी कहता है कि इवेपोरेटर कूलिंग करता है, और डी कहता है कि एक्यूमुलेटर कूलिंग करता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग करने वाला अवयव है। वेरी गुड, अगेन इजी क्वेश्चन। इवेपोरेटर यहां पर हमारा सही रहने वाला है। सी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए ये देखिएगा, जो फिगर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि फिगर देकर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मुझे जो लगता है कि आपकी जो शायद अब आप कमेंट्स नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम आपका 5 बज चुके हैं। ठीक है, ये आपका 5 बजे तक ही होगा। अच्छा, अराउंड 30 to 35 तो ये हमेशा ही रहता है इतना तो। ठीक है, बाकी ऐसा कोई डेटा नहीं होता कितना है कितना नहीं है। लेकिन 30 से 35 के आसपास ये तो हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, तो अब आप शायद कमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लास की टाइमिंग आपकी जो थी ये 4 से 5 तक थी। ठीक है, चलिए, तो मुझे ये टॉपिक आपका आज फिनिश करना है। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से मैं कवर कर लेता हूँ। चलिए देखिएगा, तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको एक फिगर दिख रहा है।
और इस फिगर में इस इवापोरेटर का नाम आपसे पूछा गया है। इस फिगर में इस इवापोरेटर का नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। और आज ही मैंने आपको दिखाया था, सेम एग्जैक्ट यही फिगर था, ठीक है। दो इवापोरेटर की हम बात कर रहे थे, एक आपका था ड्राई एक्सपेंशन और एक आपका था फ्लडेड टाइप इवापोरेटर। तो ये जो डायग्राम आप देखोगे ये किसका है, फ्लडेड इवापोरेटर का है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर बनेगा ये कौन सा हो जाएगा, फ्लडेड इवापोरेटर। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है किसका है, फ्लडेड इवापोरेटर। ये आपका हो जाता है फ्लडेड इवापोरेटर, ठीक है। चलिए अब ये यूज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। डेटा टाइप क्वेश्चन है, अब इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो इसमें पूछा गया है कि फ्लडेड इवापोरेटर का प्रयोग ज्यादातर कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। यूज के अकॉर्डिंग है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका जो केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है। और दूसरा कोल्ड स्टोरेज जो आपके होते हैं, ठीक है। इन दोनों में ही आपके फ्लडेड इवापोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में ही आपके फ्लडेड इवापोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इन्हें ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ड्राई एक्सपेंशन में जब इवेपोरेटर पर लोड कम होता है तो द्रव की अधिक मात्रा प्रवाहित होती है, परंतु जब इवेपोरेटर पर लोड अधिक होता है तो द्रव की कम मात्रा प्रवाहित होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है। इन्हें ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर व्हेन द लोड ऑन द इवेपोरेटर इज लेस देन more quantity of liquid refrigerant is flow। परंतु जब इवेपोरेटर पर लोड अधिक होता है, ठीक है, देखिएगा एक बार मैं थोड़ा सा इंग्लिश में से कर देता हूं। बात किसकी हो रही है, सबसे पहले ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर की हो रही है। ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, पहला कहता है कि ड्राई एक्सपेंशन में जब इवेपोरेटर पर लोड अधिक होता है, ठीक है। ई से मैंने लिखा इवेपोरेटर, ठीक है, और एल से लिखा मैंने लोड, ठीक है। इवेपोरेटर लोड अगर कम है, जब इवेपोरेटर पर लोड कम होता है तो द्रव की अधिक मात्रा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा रेफ्रिजरेंट जो होता है यह है अधिक मात्रा में फ्लो करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जब इवेपोरेटर पर लोड अधिक होता है, ठीक है, तो द्रव की कम मात्रा यानी कि रेफ्रिजरेंट की कम मात्रा फ्लो करती है, ठीक है। सेकंड ये कहता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यानी कि करेक्ट है। चलिए, तो जब आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टे लिखे गए हैं, ठीक है। होगा क्या, जब इवेपोरेटर पर लोड कम होगा तो रेफ्रिजरेंट कैसा आएगा, कम आएगा, ठीक है। और जब इवेपोरेटर पर लोड ज्यादा होगा तब रेफ्रिजरेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये हमारे दोनों स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं ये दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिन्ड कॉइल इवेपोरेटर की फिन्स किस धातु की बनी होती हैं। फिन्ड कॉइल इवेपोरेटर की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो फिन्स होती हैं, ये फिन्स
कौन से मटेरियल की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर जो हम यूज करते हैं ये एल्यूमिनियम एंड कॉपर से बनी हुई फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही रहने वाला है, ए एंड बी दोनों। ए एंड बी बोथ। चलिए, लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे से बचता है जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर और सर्ज ड्रम। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट हमारा इसमें बचता है जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटर और सर्ज ड्रम। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यही किसका है, एक्यूमुलेटर और सर्ज ड्रम का। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सर्ज ड्रम। तो बच्चे होता क्या है इसमें, जैसे कि आप देखोगे कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, रिसीवर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है ये द्रव की फॉर्म में इसमें एंटर करेगा। ठीक है, फिर डेंसिटी, ठीक है, यानी कि इसके ये कैसा होगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी कम होने की वजह से ये नीचे से जाएगा। ठीक है, और ये किसके अंदर एंटर करेगा, इवापोरेटर के अंदर एंटर करेगा। और हम जानते हैं कि इवापोरेटर में क्या होगा, इसमें लगातार हीट ये गेन करता रहेगा और इसका फेज चेंज करता रहेगा। ठीक है, इवापोरेटर में क्या होगा, जो लिक्विड होता है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पर चला जाता है, कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्ज ड्रम या एक्यूमुलेटर। तो एन एक्यूमुलेटर और सर्ज ड्रम इज ए वेसल यूजुअली लोकेटेड नियर वन एंड ऑफ एंड स्लाइटली अबव द इवेपोरेटर कोइल। ठीक है, इवेपोरेटर कोइल के एक एंड की तरफ। ठीक है, एक सिरा नीचे की तरफ हो गया, एक सिरा ऊपर की तरफ है। तो ऊपर वाला जो सिरा है इसके पास में जो लगा होता है ये आपका एक्यूमुलेटर या सर्ज ड्रम लगा होता है। ठीक है, द लिक्विड फ्रॉम द रिसीवर इज फीड इनटू द ड्रम वेयर द फ्लैश गैस एस्केप्स इमीडिएटली टू द सक्शन लाइन। ठीक है, तो होता क्या है कि रिसीवर से जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, ठीक है, ये सीधा एक्यूमुलेटर में आएगा। और अगर इस लिक्विड के साथ कुछ वेपर हैं, ठीक है, इस लिक्विड में अगर कुछ वेपर हैं, रेफ्रिजरेंट कुछ वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो वो यहीं से सीधा कंप्रेसर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो आपका इवेपोरेटर में जाएगा, उसका फेज चेंज होता है और फेज चेंज होने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद कंप्रेसर में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है एक्यूमुलेटर या सर्ज ड्रम। सेम वही चीज है जो मैंने आपको भी बताई है। द रिमेनिंग लिक्विड फ्लोज बाय ग्रेविटी टू द इवेपोरेटर कोइल वेयर इट इज पार्शियली इवेपोरेटेड एंड द मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड्स रिटर्न टू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, शेष तरल गुरुत्वाकर्षण द्वारा इवेपोरेटर कोइल में प्रवाहित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीजें भारी होती हैं, ठीक है, अगर तापमान कम है, ठीक है, तापमान कम रहेगा तो डेंसिटी कैसी होती है, तापमान कम है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि ये भारी होगी और भारी चीजें नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, तो शेष द्रव गुरुत्वाकर्षण द्वारा इवेपोरेटर कोइल में प्रभावित होता है, जहां यह आंशिक रूप से वाष्पित हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेटर कोइल में जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और क्या होगा, इवेपोरेटर में आगे की तरफ जो चलता रहेगा, ठीक है, यहां से आपका रेफ्रिजरेंट आया, ये किस में था, मान ली मैंने कहा कि ये लिक्विड की फॉर्म में था, और जैसे ही ये इवेपोरेटर कोइल में एंटर करता है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। और आगे की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर लगातार चलता रहेगा। ठीक है, लिक्विड प्लस वेपर चल रहा है। अब इसमें जो लिक्विड होगा ये नीचे की तरफ आएगा और जो वेपर होती है ये हमारी कंप्रेसर के अंदर चली जाती है। ठीक है, द रेफ्रिजरेंट गैस इज कैरिड अवे थ्रू द सक्शन लाइन एंड द रिमेनिंग लिक्विड रिटर्न्स टू द इवेपोरेटर कोइल। ठीक है, रेफ्रिजरेंट गैस को सक्शन लाइन के माध्यम में ले जाया जाता है और शेष द्रव वाष्पीकरणकर्ता की कोइल में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर और सर्ज ड्रम। एक बार फिर से देखिएगा,
यहाँ पर क्या हुआ है कि रिसीवर के अंदर से जो हमारा लिक्विड आया है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो आया है लिक्विड की फॉर्म में है, लेकिन कुछ ना कुछ वेपर इसमें फिर भी मौजूद होती हैं। जो वेपर होती हैं ये हमारी सीधा सक्शन लाइन में चली जाती है, ठीक है। ये लाइन कौन सी होती है हमारी, सक्शन लाइन। और सक्शन लाइन के बाद में क्या लगा हुआ होता है आपका, यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जो वेपर होती हैं वो सीधा सक्शन लाइन में चली जाती हैं, ठीक है। जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ जाएगा और इवापोरेटर में एंटर करेगा। इवापोरेटर में जैसे रेफ्रिजरेंट चलता रहेगा, ठीक है, इसका कुछ पार्ट वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो लिक्विड प्लस वेपर आपका चल रहा है, लिक्विड प्लस वेपर चल रहा है, ठीक है। लिक्विड आपका नीचे की तरफ आएगा और वेपर आपका सक्शन लाइन से होता हुआ सीधा कंप्रेसर में चला जाता है, ठीक है। तो ये बीच में जो ड्रम लगा हुआ है जो कि आपके लिक्विड और वेपर को अलग कर रहा है, इसे हम बोल रहे हैं एक्यूमुलेटर और सर्ज ड्रम, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका इवापोरेटर का जो मेन पार्ट है, जो मेन चीजें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके नोट्स मैं आपको जल्दी ही अपलोड करा दूंगा, ठीक है। आज आपका इवापोरेटर कंप्लीट है और अगली क्लास में एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम पर, ठीक है बच्चों।